हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में। तो हम जानेंगे कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं और ये उत्प्रेरकों से कैसे भिन्न होते हैं। इसके अलावा हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे, इनके गुणधर्म क्या है तथा इन गुणधर्मों का क्या हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, इनके बारे में भी जानेंगे। और इससे जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं वीडियो के बीच में आपको बताते चलूँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजाइम होते क्या हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाते अथवा बढ़ाते हैं, लेकिन अभिक्रिया में ज्यों के त्यों तुरंत अलग हो जाते हैं, सेम उसी प्रकार जो जीवित जीव हैं अर्थात जंतु अथवा पौधे हैं, उनमें विशेष प्रकार के उत्प्रेरक उत्पन्न होते हैं और उन उत्प्रेरकों को हम बोलते हैं एंजाइम। इसलिए एंजाइम को एक प्रकार से जैविक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो जो एंजाइम होते हैं, याद रखिएगा, केवल जीवों में ही उत्पन्न होते हैं। और बात करें यदि इनके केमिकल कंपोजिशन की, रासायनिक संगठन की, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। और यदि बात करें इनके डिफिनीशन की, तो एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वे जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब बात आ रही होगी दिमाग में कि जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, जीवों में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जीवों में श्वसन, पाचन, गमन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं होती हैं और ये सब क्रियाएं होती हैं जैविक क्रियाएं। तो इन जैविक क्रियाओं में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि एंजाइम द्वारा क्रियान्वित होती हैं, जिसमें कि जो एंजाइम होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। सन 1897 में बर्जीलियस बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं से जाइमेज नामक एंजाइम की खोज किए थे। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने ने किया था। तो याद रखिएगा, खोजा था सर्वप्रथम बुकनर ने, वो भी जाइमेज एंजाइम को किससे खोजा था, ईस्ट कोशिकाओं से। परंतु जो एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था वो किया था कुहने ने। जे.बी. सुमनर ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था। इसके लिए सुमनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले किसने एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में बदलना। तो सबसे पहले किसने क्रिस्टलीकृत किया था, तो जे.बी. सुमनर ने। तो यहाँ पर इस टॉपिक पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहली जो क्वेश्चन है कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, पहला इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एंजाइम की खोज किसने किया था, तो बुकनर ने किया था। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किसने किया था, तो जे.बी. सुमनर ने सर्वप्रथम एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया था और वो एंजाइम कौन था, यूरिएज एंजाइम था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ जो एंजाइम होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, और जो आरएनए के बने एंजाइम होते हैं उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है राइबोजाइम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो एंजाइम आरएनए से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइबोजाइम। एंजाइम में अनेक दरारें या थैली नुमा संरचना होती है जिन्हें हम स्थल कहते हैं। इन स्थलों से क्रियाकारक जुड़ते हैं। यदि हम बात करें एंजाइम की प्रकृति की, तो प्रोटीन के बने होते हैं और कार्बनिक होते हैं, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर इनका हम कंपेयर करें अन्य अकार्बनिक उत्प्रेरकों से एंजाइम, और यदि हम बात करें अकार्बनिक उत्प्रेरक से इनकी भिन्नता की, तो ये जो एंजाइम होते हैं वो निम्न ताप पर ही कार्य करते हैं, जबकि जो अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं वे अधिक ताप पर भी कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, एंजाइम कम ताप पर काम करते हैं और यदि इन्हें उच्च ताप दिया जाता है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जैसे अगर हम
गर्मी के दिनों में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है तो हमारे जो कार्य करने की दर होती है वो घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर के बढ़ते ही जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो घटने लगती है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जबकि अगर हम बात करें अकार्बनिक उत्प्रेरकों की तो ये उच्च ताप पर भी अच्छे से कार्य कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम के लक्षण या गुणों के बारे में। तो हम हेडिंग वाइज देखेंगे कि एंजाइम के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च विशिष्ट प्रकृति। तो जैसा कि जब हम लोगों ने पीछे उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक हेडिंग था विशिष्टता, मतलब उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब मैंने बताया था कि किसी फिक्स अभिक्रिया के लिए एक निश्चित उत्प्रेरक होता है। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करें एंजाइम की तो एंजाइम भी यही लक्षण रखते हैं, अर्थात किसी निश्चित जैविक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित एंजाइम होता है और एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रिया प्रभावित नहीं की जा सकती। मतलब कोई एक जो एंजाइम होगा वो एक ही प्रकार के अभिक्रियाओं को देख सकता है या उन अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, वह एक से अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। बढ़ते हैं दूसरे गुण की ओर जो कि है उच्च दक्षता, हाई एफिशिएंसी। तो एंजाइम की उपस्थिति में जैविक अभिक्रियाएं बहुत ही अधिक उच्च वेग से संपन्न होती हैं क्योंकि एंजाइम अभिक्रिया के लिए न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा वाला पथ तैयार कर देता है, अर्थात एंजाइम क्रियाकारकों के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान को न्यूनतम कर देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक तेजी से बढ़ जाता है। एंजाइम का एक अणु क्रियाकारकों के लाखों अणुओं को सेकेंडों में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो सेम एंजाइम भी उत्प्रेरक की भांति बहुत तेज़ी से क्रिया करता है और ये क्या करता है, जितने भी क्रियाकारक होते हैं उनके साथ जुड़कर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। बढ़ते हैं एंजाइम के तीसरे गुण की ओर जो कि है अनुकूल पीएच। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑप्टिमम पीएच। तो एंजाइम अनुकूल पीएच पर अधिक प्रभावशाली होते हैं, अर्थात जब विलयन के पीएच का मान लगभग 5 से 7 होता है तो एंजाइम की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी का जब जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से 7 के बीच होता है तो एंजाइम की जो क्षमता होती है अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। और जिस पीएच रेंज पर एंजाइम अच्छे से कार्य करते हैं उस रेंज को हम बोलते हैं अनुकूल पीएच, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकूल ताप, इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो एंजाइम की क्षमता को अधिक रखने के लिए तापमान अनुकूलित होना जरूरी है, अर्थात एंजाइम की सक्रियता ताप पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारे जो कार्य करने की दर होती है वो घटने लगती है। गर्मी के दिनों में हमें कोई कार्य करने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि जो आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो हम बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन बॉडी का हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है हमारे कार्य करने की एफिशिएंसी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी घटती जाती है। तो ये कुछ गुण थे एंजाइम के गुणों के बारे में। यदि इसके अलावा कुछ और गुणधर्मों की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। और मैंने बताया था जो एंजाइम आरएनए के बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइबोजाइम। और जितने भी एंजाइम होते हैं उनमें 2 घटक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अकार्बनिक घटक को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरे गुण की बात करें तो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो एंजाइम वाह्य विलयन की अम्लता के आधार पर अम्ल या क्षार को आयनीकृत करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है, अर्थात ये अम्ल और क्षार की तरह कार्य कर सकते हैं। वहीं तीसरी गुणधर्म की बात करें तो ये होते हैं कोलाइडल प्रकृति के। तो याद रखिएगा इन्हें इस चैप्टर में क्यों रखा गया है, क्योंकि कोलाइडी के साथ मतलब 2 क्वालिटी होती है एंजाइम की। पहली, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एंजाइम उत्प्रेरक हैं। दूसरा चीज़, ये कोलाइडल प्रकृति के होते हैं, अर्थात कोलाइडी प्रकृति होने का मतलब कि ये एक प्रकार की अभिक्रिया के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। ये जल स्नेही और कोशिका में हाइड्रोसोल बनाते हैं। तो आपको मैंने कोलाइडी विलयन के प्रकार में हाइड्रोसोल बताया था कि जब कोलाइडी विलयन
जल में बनता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। जो जब कोलाइडी विलयन जल में बनता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसोल। तो यदि हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम एक प्रकार के हाइड्रोसोल कोलाइडल विलयन है। नेक्स्ट गुणधर्म की बात करें तो उत्क्रमणीयता। तो वास्तविक उत्प्रेरक की भांति एंजाइम भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी दिशा में उत्प्रेरित कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अग्र और पश्च अभिक्रियाओं को जो ऊर्जा, पीएच या सांद्रता या अभिकारक की जो निर्भरता है वो निर्भर करती है। जब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था ला सातलिए का नियम, तो उसमें बताया गया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्प्रेरक की जो प्रकृति होती है उत्क्रमणीयता को प्रभावित नहीं करती। जो रिवर्स अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या कहते हैं कि उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करते, मतलब अभिक्रिया को अग्र और पश्च में नहीं बदल सकते, बस ये अभिक्रिया की दर को घटा और बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट गुणधर्म की ओर, जो कि है अणुभार। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और ये अत्यधिक अणुभार वाले होते हैं। जैसे हम बात करें पेरोक्सीडेज, जो कि सूक्ष्म एंजाइम है और इसका अणुभार होता है 40,000 के आसपास, जबकि जो कैटिलेज जो सबसे बड़ा एंजाइम है उसका अणुभार 25 लाख के बराबर होता है। तो यदि हम बात करें जितने भी एंजाइम होते हैं वे अत्यधिक अणुभार वाले होते हैं। वही बात करते हैं अगले गुणधर्म की, तो एंजाइम की विशिष्टता। तो अभी मैंने बताया था विशिष्टता के बारे में कि एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो काफ़ी विशिष्ट होती है और एक विशेष एंजाइम केवल एक विशेष अभिक्रिया को ही देख सकता है। जैसे यूरिया के निर्माण अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यूरिया के निर्माण में यूरिएज नामक एंजाइम भाग लेता है। वहीं बात करें अगर हम शर्करा से अगर एथिल अल्कोहल बन रहा है, मतलब शराब बन रहा है, तो वहाँ जाइमेज एंजाइम भाग लेता है। तो फिक्स है कि किसी फिक्स अभिक्रिया के लिए एक निश्चित एंजाइम होते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वही बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है अपरिवर्तित रूप। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एंजाइम एक प्रकार से उत्प्रेरक होते हैं और उत्प्रेरक का ये गुणधर्म होता है कि वो अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, मतलब अभिक्रिया के बाद वो जो का त्यों प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो एंजाइम होते हैं ये भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते और न ही कार्य में आते हैं, बल्कि ये अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रूप से बने रहते हैं। तो ये भी उत्प्रेरक की भांति अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की, तो रासायनिक अभिक्रिया है। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा कि एंजाइम जो होते हैं या उत्प्रेरक जो होते हैं वो कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, सिर्फ ये अभिक्रिया की दर को घटाते अथवा बढ़ाते हैं। और मैंने पीछे ये भी बताया था कि ये साम्य को परिवर्तित नहीं करते, केवल ये गति को बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है क्षमता। एंजाइम की क्षमता उसके टर्नओवर संख्या से निर्धारित की जाती है। जैसे प्रति मिनट एक एंजाइम के अणु से सबस्ट्रेट के अणुओं की संख्या में परिवर्तन। तो जो एंजाइम की क्षमता होती है उसे हम टर्नओवर की संख्या से मापते हैं। टर्नओवर की संख्या क्या होता है मैं बता दूं, प्रति मिनट एक एंजाइम के द्वारा जितने अणु अभिकारक अर्थात सबस्ट्रेट को उत्पादक में बदलते हैं, मतलब वो जितना अधिक अभिकारक से उत्पाद में बदलेंगे उसी को हम बोलते हैं टर्नओवर संख्या। तो जितना अधिक टर्नओवर संख्या होगी उतना ही अच्छा एंजाइम की क्षमता होगी। तो दोस्तों ये था एंजाइम का टॉपिक। तो इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।